أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, in this class we will study clustering and data mining, K-Medite algorithm in detail. In the previous class, we have studied K-mean algorithm to make clusters. What was K-mean basically? K-mean algorithm was very sensitive to outliers because an object with an extremely large value may substantially distort the distribution of the data. जो के मीन एल्गोरिदम था वो क्लस्टर बनाता था, लेकिन जो डेटा पॉइंट्स थे, जो आउटलायर्स डेटा पॉइंट्स थे, उनको प्रॉपर डील नहीं करता था. जैसे कि एग्जांपल अगर हम दें, एक कंपनी है, उसमें अगर हमने क्लस्टरिंग की है, एवरेज सैलरी की बेस पर क्लस्टरिंग की है, और अगर हम उसमें वेरी हाई सैलरी को इंक्लूड करना चाहें, तो जो एवरेज वैल्यू है उस पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा. तो इस बड़े शिफ्ट की वजह से हमें जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ नज़र आता है या नज़र आएगा. तो ये वजह है कि यह के मीन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है आउटलायर्स के लिए. आउटलायर्स वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज पर लोकेट होते हैं, जो कि मीन वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर वाक़ होते हैं. अब इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए क्लस्टर एज अ रेफरेंस पॉइंट, मेडॉइड कैन बी यूज्ड. So a medoid can be defined as a point in the cluster whose dissimilarities with all the other points in the cluster is minimum. अब यहाँ पे हम एक और फर्क देख रहे हैं के मीन और के मेडॉइड में, कि के मीन में हम एज अ रेफरेंस पॉइंट या एज अ सेंट्रॉइड जो है वो एवरेज वैल्यू ऑफ द सेट को लेते थे, जो कि एक वर्चुअल वैल्यू होती थी, जो कि या तो उस सेट का कभी हिस्सा हो, ज़्यादातर उस सेट का हिस्सा नहीं होती थी. जबकि मेडाइन में जो हम सेंट्रल वैल्यू लेते हैं या जो हम सेंट्रल वैल्यू लेते हैं वो उसी डेटा सेट का हिस्सा कहलाती है, और वो जो वैल्यू है उसका जो डिस्टेंस है तमाम अदर डेटा पॉइंट्स के साथ या अदर वैल्यूज के साथ वो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा माइनिमल या मिनिमम होगा. It is most centrally located object in a cluster based on some distance measure. ठीक हो गया. इसको हम के मीन की तरह पार्टीशनिंग अराउंड मेडॉइड्स भी कहते हैं. मतलब ये है
ना, सॉरी, के मीन की तरह नहीं, इसको हम पार्टीशनिंग अराउंड मेडॉइड्स भी कहते हैं। इसको प्रपोज किया गया था 1987 में, 1987 में, बाय कॉफमैन एंड रसोव ने। ये हमने डिस्टेंस देख लिया है कि इसका डिफरेंस एक और यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंस के मीन और के मेडॉइड में क्या है। जैसे कि मीन और मीडियन में डिफरेंस है, वैसा मीन, के मीन और के मेडॉइड में डिफरेंस है। वेयर mean indicates the average value of all data items collected, while median indicates the value around that which all data items are evenly distributed around it। तो मीडियन क्या है? वो वैल्यू है जिसके अराउंड तमाम पॉइंट्स लोकेट करते हैं, तमाम वैल्यूज लोकेट करती हैं, जबकि मीन जो है वो इंडिकेट करती है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल डेटा points or data items। Okay, here we discuss how the steps of clustering algorithm of k-MEDOID। So initially select k random points out of n data points as the medoids. This is as similar to the k-mean algorithm first step. After that, associate each data point to the closest medoid. If we have selected two medoids in k is equal to 2, the value of k is equal to 2, if we want to make two clusters, then we will take two medoids randomly. So we will, in step number 2, what we will do, we will associate each data point to the closest medoid। हम हर डेटा पॉइंट को एसोसिएट करेंगे क्लोजेस्ट मेडॉइड के साथ, लेकिन कैसे? बाय यूजिंग एनी कॉमन डिस्टेंस मैट्रिक मेथड्स। किसी भी डिस्टेंस मैट्रिक मेथड के जरिए से हम इसको एसोसिएट करेंगे। बट here we use Manhattan distance method। We will see in the next slide the Manhattan distance method equation। तो by using Manhattan distance method formula, we will associate each data point to the closest medoid, and then will be able to, at last we will be able to calculate the distance of each data point to the closest medoid, and afterwards we will have two clusters if you have k value equal to 2, C1 and C2। जब हमारे पास C1 और C2 दो क्लस्टर्स आ जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉस्ट मालूम करेंगे क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2। हम कॉस्ट मालूम करेंगे, तो कॉस्ट अगर हमारे पास कम आती है तो हम दोबारा से क्या करेंगे? ये स्टेप रिपीट करेंगे और फिर हम दोबारा से कॉस्ट मालूम करेंगे। अगर कॉस्ट फिर हमारे पास जो पिछले स्टेप में कॉस्ट आई थी उससे ज़्यादा आती है, तो हम स्वैपिंग जो अमल है उसको रिवर्स कर देंगे और अपने क्लस्टर्स को फाइनल करार दे देंगे। इसको हम आगे एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं। सो हियर वी टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे इस ग्राफ में अगर आप देखें, इफ ए ग्राफ इज ड्रॉन यूजिंग द एक्स एंड वाई डेटा पॉइंट्स, वी ऑब्टेन द फॉलोइंग। ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, ये हमारा एक डेटा सेट है इंडिविजुअल 0 अप टू 9, और x और y, ये x स्कोर है, ये y स्कोर है। यहाँ पे हमने दो सेंट्राइड्स सेलेक्ट किए हैं, एक 7,4 है और एक 3,4। सो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है? k इज इक्वल टू 2 है। लेट द randomly selected two medoids be m1 is equal to 9 and m2 is equal to 4। m1 हमारे पास 9 है और m2 हमारे पास 4 है, मीन 7,4 एंड 3,4। 3,4 m1 and m2 7,4। So two clusters C1
9 and C2 4 are formed। ये C1 फॉर्म्ड हो जाएगा और C2, ये दो क्लस्टर हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने हर डेटा पॉइंट को एसोसिएट करना है क्लोजेस्ट मेडॉइड के साथ। अब ये हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स है, इसका हमने इससे डिस्टेंस फाइंड करना है और इसका इससे भी करना है। तो हर डेटा पॉइंट का क्लोजेस्ट मेडॉइड के साथ डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मैनहट्टन डिस्टेंस। ये मैनहट्टन डिस्टेंस इक्वेशन है, डी ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू मॉडुलस x2 माइनस x1 प्लस मॉडुलस y2 माइनस y1। सो डिस्टेंस फाइंड करें तो आपका जो d1 ऑफ m1 कामा 0, m1 इज दिस 9, दिस इज डेटा, ये दूसरा डेटा पॉइंट है जो कि 0 है, इसका इससे आप डिस्टेंस फाइंड करें तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो d1 9 कामा 0, 9 कामा 0, so x2 is 7, x2 is 7, x1 is 3, 7 minus 3 plus 6 minus 4, sorry, this 7 minus 3 plus 6 minus 4, you will have d1 is equal to 6. So you will have d1 dissimilarity from c1, d1 is equal to 6। मतलब ये है कि इसका जो डिसिमिलरिटी है इससे वो क्या है, वो 6 है। अब इसकी आपने इससे डिसिमिलरिटी फाइंड करनी है तो यू विल हैव d2 इज इक्वल टू 2। डिसिमिलरिटी से मुराद क्या है कि ये डेटा पॉइंट है, मतलब ये जो इंडिविजुअल 0 है ये 9 के कितने नज़दीक है, और ये इंडिविजुअल 0 है ये 4 के कितने नज़दीक है। तो हेयर वी कैन सी दैट 6 इज 7,6 इसके स्कोर है, यहाँ पे 3,4 है। तो इसकी जो डिसेबिलिटी वैल्यू आती है वो 6 आती है, जबकि इसकी डिसेबिलिटी वैल्यू इससे 6 आती है, इसकी डिसेबिलिटी वैल्यू 7,4 से 2 आती है। तो डिस्टेंस फार्मूले की बेस पर हमें क्या पता चल रहा है, डिसेबिलिटी जिसकी इस डेटा पॉइंट के लिए कम आ रही है इसके साथ, तो ये जो है इसके क्लस्टर का हिस्सा बन जाएगा। मतलब ये है कि ये जो 0 है ये क्लस्टर नंबर 2 का हिस्सा बनेगा। कैसे है आगे देखिए अगली स्लाइड में। जैसे कि हमने डेटा पॉइंट 0 के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द क्लोजेस्ट मेडॉइड मालूम किया, इसी तरह ये जो बाकी डेटा पॉइंट्स हैं, ये जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं, इनके लिए भी हम क्लोजेस्ट मेडॉइड से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देन वी विल हैव डिस्टेंस 1 वैल्यूज and we will have distance 2 values as well in the respective columns। ठीक हो गया, यहाँ पे ये हमने किया है इस स्टेप में। इसके बाद each non-medoid point is assigned to the cluster of that medoid whose dissimilarity is less। अब जिस नॉन मेडॉइड पॉइंट, मतलब यह जो भी डेटा पॉइंट है, जिस डेटा पॉइंट की भी जो मेडॉइड के साथ वैल्यू है वो लेस है, मतलब जो डेटा पॉइंट जो है वो मेडॉइड के नज़दीक तरीन है, उसकी डिसिमिलरिटी वैल्यू के लिहाज से उसको हम उस मेडॉइड के क्लस्टर का हिस्सा बना देंगे। अब ये जो 2 है, अब ये फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल 0 है, ये नज़दीक है किसके, ऑन द बेसिस ऑफ डिसिमिलरिटी वैल्यू, ये चूंकि 2 कम है, ये 6 d1 डिस्टेंस ज़्यादा है, d1 मतलब ये डिस्टेंस इससे कैलकुलेट हुआ है, इस डेटा पॉइंट का इस मेडॉइड से डिस्टेंस 6 आया है, जब इसी डेटा पॉइंट का इस मेडॉइड से डिस्टेंस 2 आया, तो ये 2 जो है कम है, इसीलिए हम इस 2 इंडिविजुअल को
क्लस्टर नंबर 2 का हिस्सा बना देंगे। ठीक है, इसी तरह यहां पे देखें तो ये 2 कम है तो ये भी क्लस्टर नंबर 2 का हिस्सा, ये भी क्लस्टर नंबर 2 का हिस्सा। इसी तरह ये 3 कम है, 1 कम है, 1 कम है। जहां पे डिस्टेंस वैल्यू, डिस्टेंस D2 की वैल्यू कम है D1 से, तो वो जो है डेटा पॉइंट्स जो है वो क्लस्टर नंबर 2 का या C2 का हिस्सा बन जाएंगे। और जहां पर D1 की वैल्यू D2 से कम है वो क्लस्टर नंबर 1 का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे कि 3 7 है, 3 कम है तो C1, 4 8 है, 4 कम है C1, 4 6 है, 4 कम है C1 का हिस्सा। तो इसी तरह ये आपके पास दो क्लस्टर बन जाएंगे। क्लस्टर नंबर 1 आपके पास आ जाएगा 0367, सॉरी, क्लस्टर नंबर 1 आपके पास 1 to 5 आ जाएगा, जब क्लस्टर नंबर 2 आपके पास 03678। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम कॉस्ट वॉल्यूम करेंगे। इज इक्वल टू, अब क्लस्टर नंबर 1 को देखें, ये C1 3 4, डिस्टेंस 1 उठाए, डिस्टेंस 1 3 4 एंड 4, 3 + 4 + 4 प्लस इसके बाद C2, जितने भी C2 की वैल्यूज हैं उठाए, C2 2 2 3 1 1, 2 + 2 + 3 + 1 + 1, इन तमाम को ऐड करें तो कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, वो 20 आ जाएगी। अब हम दोबारा से स्टेप नंबर 3 में कास्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब देखें यहाँ पे C1 हमारे पास जो है, या M1 हमारे पास वो वैसा ही स्टेप नंबर 1 की तरह सेम है, लेकिन जो M2 है वो हम दूसरा ले रहे हैं। मतलब पहले M2 हमारे पास 7,4 था, अब हमारे पास M2 जो है 7,3 है। तो एमेडॉइड हमने एक चेंज कर दिया है और एक हमारे पास वो पहला ही सेम है। तो दो क्लस्टर हमारे पास आ जाएंगे C1 और C2। ठीक है, तो हमारे पास C1 9 और C2 7 आ जाएगा। अब इसी तरह हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे मैनहट्टन डिस्टेंस इक्वेशन के जरिए से। तो D1 हमारे पास 6 आ जाएगा और D2 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम बाकी फाइंड आउट करेंगे। तो बाकी जो D1 वैल्यूज है वो ये है और D2 वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएंगी। आप देखें क्लस्टर हमारे पास कितने बनते हैं, तो 6 और 3 को देखें तो 3 वैल्यू जो है 6 से कम है तो ये C2 का हिस्सा बन जाएगी। 3 8, 3 कम है तो C1 का हिस्सा बन जाएगी। 4 9 है, 4 कम है तो C1 का हिस्सा। इसी तरह आप देखें तो हमारे पास दो क्लस्टर बन जाएंगे C1 और C2। तो सो द पॉइंट्स 1 to 5 गो टू क्लस्टर C1 एंड 0368 गो टू क्लस्टर C2। फिर इसी तरह आप कॉस्ट मालूम करें, 3 + 4 + 4 प्लस 3 + 3 + 1 + 2 + 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22। स्वैप कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट कॉस्ट माइनस प्रीवियस कॉस्ट, 22 - 20 आपके पास आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर कॉस्ट आपकी डिक्रीज नहीं हो रही बल्कि इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट वी विल डू, एज द स्वैप कॉस्ट इज नॉट लेस देन 0 वी अनडू द स्वैप। Hence 3,4 and 7,4 are the final methods. The clustering would be in the following way. ये हमारा एक क्लस्टर बन जाएगा और ये हमारा दूसरा क्लस्टर बन जाएगा। K-method advantages क्या है? It is simple to understand and easy to implement. It is fast and converges in a fixed number of steps. PAM is less sensitive to outliers. K-mean was very sensitive to outliers, while PAM, a K-medoid, is less sensitive to outliers than other partitioning algorithms. Disadvantages क्या है? Main disadvantage of K-medoid algorithm is that it is not suitable for clustering non-spherical
groups of objects. This is because it relies on minimizing the distance between the non-medoid objects and the medoid objects. Briefly, it uses compactness as clustering criteria instead of connectivity. It may obtain different results for different runs on the same data set because the first k medoid are chosen randomly. जैसे कि k मीन भी काम करता था कि अगर आप पहले स्टेप में सेंट्रॉइड जो है रैंडम सेलेक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो दूसरे दफ़ा अगर आप कोई और डेटा पॉइंट्स एज ए सेंट्रॉइड चूज़ करें तो फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा।